Hello, students. I hope you will be fine. So now I'm going to start your next chapter in civics. So in civics, your next chapter is the federalism. In the previous chapter of civics, we have discussed about the power sharing, meaning of the power sharing, different mode of power sharing. So everything we have discussed. So in that discussion we have discussed also about the vertical division of पावर शेयरिंग कि पावर शेयरिंग हमारा वर्टिकल भी होता है, जैसे गवर्नमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग उनमें पावर का विभाजन कर देना। तो जब हम अपनी पावर शेयरिंग को वर्टिकल बेसिस पे करते हैं या गवर्नमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं, that system is known as the federalism. So we can say that कि federalism is a concept in which the power is shared among the different levels of government. So it is the federalism system. For a democratic, it is also necessary for a country. So in this chapter we will try to understand about the meaning of the federalism and different concepts related to this terms. So let me start today's discussion about the federalism. What is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Federalism गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर को सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में और साथ ही साथ कंट्री के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के डिफरेंट लेवल्स पे भी पावर का शेयर करना होता है। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट वी कैन सी दैट कि फेडरलिज्म हैड द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज द सेंट्रल लेवल and second will be the state level. So one is the government for the entire country that is usually responsible for a new subject of common national interest. कि गवर्नमेंट का एक वह पार्ट जो पूरी कंट्री को के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, डिफरेंट टाइप्स के कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नए नए टॉपिक्स, नए नए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने कार्यों को करता है. द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट. दूसरी टाइप की गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो प्रोविंसेस रूप में या स्टेट के आधार पे बनती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टेट के डे टू डे के एडमिनिस्ट्रिंग से रिलेटेड होती हैं. सो इन फेडरेशन और फेडरलिज्म सिस्टम दिस इज कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट कि हम फेडरलिज्म सिस्टम को यूनिटरी गवर्नमेंट से कंपेयर कर सकते हैं. ये बिल्कुल ही उसी के तरह का एक फॉर्मेट है. तो यूनिटरी सिस्टम में होता क्या है कि गवर्नमेंट एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है और उसके अंडर में कुछ हमारी सब ऑर्डिनेट्स या सब यूनिट्स के तौर पे हमारी गवर्नमेंट्स कार्य करती हैं. तो फेडरलिज्म में होता क्या है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल होती है और उसके अंडर में हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स किसी इश्यूज़ को पास करती हैं तो वह निश्चित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको फॉलो करना ही करना होता है. सो इस तरह से हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट्स के तौर पे हम फेडरेशन को देख सकते हैं. तो इसमें हम कुछ फीचर्स पे आते हैं कि हमारी फेडरलिज्म की कौन कौन सी फीचर्स हैं. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फर्स्ट, देयर आर 2 or more levels or tiers of government.
फेडरलिज्म में गवर्नमेंट में कम से कम 2 या 2 से अधिक टायर बनते हैं या लेवल बनते हैं। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा भी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स भी मिलती हैं, जो हमारे इंडिया की एक सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी बनाती है, बहुत अच्छा फेडरलिज्म बनता है। सो बाय द वे, लेट मी डिस्कस अबाउट इंडियन फेडरलिज्म इन नेक्स्ट टॉपिक्स. So different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. कि हर दोनों डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो टायर्स में डिवाइडेड गवर्नमेंट्स हैं, या सेम सिटीजन को ही गवर्न करती हैं, लेकिन इनका जो जुरिडिक्शन है अलग अलग मैटर्स पे, जैसे लेजिस्लेशन के मामले में, टैक्सेशन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, तो इन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं इनका जो जुरिडिक्शन है वह अपना अलग अलग देखने को मिलता है. द jurisdictions of respective levels of tiers of government are specified in the Constitution. अब ऐसा नहीं है कि इनकी जो जुरिडिक्शन है या सिर्फ नाम मात्र के हैं, इनके जुरिडिक्शंस को, इनकी वर्किंग को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है. सो आपकी जो डिफरेंस हमको मिलती हैं जुरिडिक्शंस के मामले में, यह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही भी है. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली अनचेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ये हमारे पास कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले होते हैं, उन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़. ऐसा नहीं है कि हमारी एक स्टेट में हम रह रहे हैं तो हमारे लिए कुछ अलग होंगे, दूसरे स्टेट के लिए कुछ अलग हो जाए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है. हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हम पूरी तरह से, जो हमारी फंडामेंटल प्रोविजंस हमको मिले हुए हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, तो वह हमारे लिए डिफरेंस नहीं हो सकती, उनमें चेंजेस नहीं होती हैं. कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन and the powers of different levels of government. कि अब यहाँ पे जो पावर्स का जो डिवीज़न हुआ है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो अब बात आ रही है कि इनका इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कौन इनमें दखलंदाजी कर सकता है. तो इसमें हमारा जो कोर्ट है, स्पेशली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स जैसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सुपीरियर हैं, ये ऐसा सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरप्रेट करता है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो पावर का जो डिवीज़न है, अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको भी सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कोर्ट लेती हैं. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल एटोनॉमी. कि हमारी रिवेन्यू के जो सोर्सेज हैं अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट्स के पास, उन्हें फाइनेंशियली एटोनॉमी किया गया है कि जो हमारे स्टेट में हमारी जो भी चीज़ें आ रही हैं उनका जो रिवेन्यू होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू होंगी. तो इस तरह से कुछ ना कुछ उन पर एश्योरिंग बनी होती हैं. द फेडरल सिस्टम थस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. कि फेडरल सिस्टम हमके 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं. पहली चीज़ है कि टू सेफगार्ड एंड टू प्रमोट द यूनिटी को बचाए रखना और यूनिटी को आगे बढ़ाए रखना. ये आपकी पूरी कंट्री की यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल सिस्टम में मानी जाती है. साथ ही साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए यूनिटी को आगे
किस तरह से कैसे एक दूसरे से जोड़ते हुए उनको बढ़ाना है, इनके लिए आपका ये फेडरल सिस्टम बहुत अच्छे से कार्य करता है। ये इनका मेन ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। There are two kinds of roads through which federation have been formed. A first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This is coming together federation. अब हम इस फेडरेशन में कैसे इन चीज़ों को हम कैसे ले सकते हैं, यानी हमारा जो फेडरेशन है वो कैसे बनता है, किन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनके थ्रू फेडरेशन को हम कायम कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है कि जब स्टेट जो हमारे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं वह स्टेट खुद आकर के कंट्री से बिलोंग करते हो, कंट्री में आकर के इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं और ख़ुद को उसके साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बेहतर फेडरेशन होता है। और इस टाइप के फेडरेशंस को कमिंग टुगेदर फेडरेशन की संज्ञा दी गई है। इट मीन्स कि जस्ट सपोज हमारा सिक्किम की बात हम करते हैं, तो इंडिया में हमारे जब स्टेट्स बने हुए थे, सिक्किम हमारा अलग भी था, तो जब सिक्किम ने खुद आकर के इंडिया में इन्वॉल्व होना एक्सेप्ट किया और इंडियन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया, यहाँ के लोगों के साथ जुड़ करके अपने आप को एक इंडियन कहलाना जब पसंद किया, तो उस समय जो हमारा फेडरेशन बना, ऐसे फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन का नाम दिया जाता है। सेकेंड है कि द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दिस इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कि इसमें दूसरा तरीका होता है कि अब बहुत बड़ी कंट्री है जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह क्या डिसाइड करेगी कि वह अपनी स्टेट्स को डिफ़र कर देगी और उनमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन स्टेट्स को दे देती हैं और वो उस स्टेट्स को आगे फॉलो करने में हेल्प करती हूँ। तो ऐसी गवर्नमेंट्स को या ऐसी जो हमारा फेडरेशन बनता है, इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये दो वर्ड्स आपको ज़्यादातर माइंड में रखना है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। So these two words is most important for you. So these are the major important features of federation. Next is what makes India a federal country. So this topic we will discuss in next video.